Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 10, that is about acids, bases, and salts. In previous 3 lessons, we have discussed different concepts of acids and bases that were given by different scientists. For example, पहला concept कौन सा था हाजिक? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जान बताएंगे बेस क्या होती है? Sir, the basis of trans which hydroxide ions when dissociates in water. Okay, which on dissociation in water gives hydroxide ions. एहसान रजा है क्लास में? एहसान रजा, आप बताएंगे ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होता है? ब्रोंस्टेड एसिड, हाँ जी सर वो जो ना इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन को ना एक्सेप्ट करे। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो ब्रोंस्टेड एसिड होता है या बेस होती है? सर वो बेस होती है। सर बेस होती है, तो फिर एसिड क्या हुआ? सर जो डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन डोनर है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर हुआ, ठीक है। हारिस, आप बताएंगे लीवस बेस कौन सी होती है? जो डोनेट करता है लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो लीवस एसिड होता है। आज हमारा टॉपिक जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की जो है हम देख लेते हैं। इनको वैसे हम चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया था कि एसिड्स जो हैं इनका सावर टेस्ट होता है, यानी तुर्श होता है जायका। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, ये कच्चे जो फ्रूट होते हैं, लेमन जूस वगैरह जो है, तो इनके अंदर चूंकि एसिड्स होते हैं तो इस वजह से इनका टेस्ट सावर होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर इनके अंदर डिप करें तो वो रेड हो जाता है। और ये क्रोसिव है इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म हो, यानी इनके अंदर हमने पानी ना डाला हुआ हो, डाइल्यूट ना किया हुआ हो, तो ये बर्निंग काज करेंगे स्किन के ऊपर अगर ये पड़े तो। देयर एक्वस सॉल्यूशन जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनके एक्वस सॉल्यूशंस में से करंट पास हो सकता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इनकी पहले भी पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखें, पहला इनका रिएक्शन मेटल्स के साथ दिया गया है। तो मेटल्स का बताया गया कि ये सोडियम, पोटाशियम या कैल्शियम वगैरह जो हैं, इनके साथ एसिड्स का रिएक्शन बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं एसिड्स इन मेटल्स के साथ। और जब इन मेटल्स के साथ रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? इन मेटल्स के सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है आगे रिलीज होती है। रिएक्शन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यही है, ये जो दूसरी मेटल्स के साथ भी आप देख रहे हैं, जैसे ये जिंक है, एल्यूमिनियम वगैरह है, या आयरन हो, तो ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेटली इनके साथ रिएक्शन होता है डाइल्यूट एसिड्स का। अच्छा, डाइल्यूट एसिड्स कौन से होंगे? एचसीएल दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है, डाइल्यूट कब होंगे? जब इनमें पानी डाला गया होगा। जब इन्हें पानी ज्यादा डाला गया होगा तो उसको कहते हैं डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को। तो ज्यादा डाइल्यूट होंगे जब, तो मॉडरेटली ये रिएक्ट करेंगे इन मेटल्स के साथ। ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, हालांकि ये मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन या एल्यूमिनियम। तो रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट्स होंगे? इन मेटल्स के सॉल्ट्स बनेंगे और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। और ये जो पहले आपने मेटल्स देखी थी, सोडियम है, पोटाशियम या कैल्शियम, इनके साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। अच्छा, सोडियम के साथ रिएक्शन हो सल्फ्यूरिक एसिड का, तो प्रोडक्ट क्या होगा आजिक? सोडियम का सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ऐजान, अगर पोटाशियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? देखो, जिंक की जगह अगर पोटाशियम आ जाए,
सर पोटाशियम सल्फेट। बिल्कुल, पोटाशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो हर सूरत में साथ निकलती जाएगी ना। ये देखिए, ये मेटल यस चेंज सर। होती जाएगी, जो भी मेटल आप यूज कर रहे हैं। मसलन कैल्शियम यूज कर रहे हैं, अगर आप कैल्शियम यूज कर रहे हैं HCl के साथ, तो ये साल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे हारिस? एल्यूमिनियम क्लोराइड। राइट। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। देखें, अगर एल्यूमिनियम की जगह मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कैल्शियम यूज करें, HCl के साथ मिलाएं, रिएक्शन करवाएं, तो क्या प्रोडक्ट होंगे? कैल्शियम क्लोराइड हो। कैल्शियम क्लोराइड का हाजिक फार्मूला क्या होगा? जी CaCl3 नो, CaCl2 CaCl2, CaCl2। जी सर। अच्छा, CaCl2 है, AlCl3 है, यहाँ पे 2 और 3 क्यों आ रहे हैं? AlCl3 में 3 क्यों आ रहा है? सर जी क्योंकि उसके 3 वो है एटम। 3 एटम आ रहे हैं क्लोरीन के। एल्यूमिनियम के साथ 3 क्यों आ रहे हैं? कैल्शियम के साथ 2 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर जी उसके वैलेंस शेल को करने के लिए होता है। वैलेंसी की बात कर देना। एल्यूमिनियम की जी वैलेंसी सर। 3 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। ठीक है, इस वजह से। ओके सर। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड्स का कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से जब रिएक्शन होता है, तो इसके रिजल्ट में भी सॉल्ट बनते हैं। कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स होंगे उन मेटल्स के जो कि इन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स में थी, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अपवर्ड एरो जो आप देख रहे हैं ना साथ लगा हुआ, ये शो करता है कि रिएक्शन मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाएगी, और वाटर और साल्ट्स हैं वो बाकी रह जाएंगे। अब देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सर साथ। आपकी बात वॉइस का इशू आ रहा है? सर ये जान के नेट का मसला होगा, इधर हाँ, मुझे ठीक है, सही आवाज आ। ओके ओके। ये थोड़ी थोड़ी कट रही ये रिएक्शंस क्लियर हैं सबको? जी सर। नेक्स्ट, सर ये आप बात कर रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट वाले कार्बोनेट वाले। बड़े कैल्शियम कार्बोनेट हो या किसी भी मेटल का कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, जब एसिड्स के साथ रिएक्शन होगा, तो जिस मेटल का वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा उसी का यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे। अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है तो कैल्शियम क्लोराइड बना, सोडियम का कार्बोनेट होता तो सोडियम का सॉल्ट बनता। इसी तरह सोडियम का मतलब बाइकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम सल्फेट बन रहा है। अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करे तो फिर क्या सॉल्ट बनेगा? अगर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl हो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट क्या बनेगा? सर NaCl। NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, जो एसिड है, देख लें, तवज्जो से सुन लें, एसिड का नेगेटिव रेडिकल और उधर सॉल्ट, ये जो यूज हो रहा है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आ रहा है, उसका मेटल जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, इसका आपस में, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और सॉल्ट बनता है। ठीक है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की मेटल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी और एसिड का नेगेटिव रेडिकल, ये आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। अब जो उधर मेटल हो और जो इधर नेगेटिव रेडिकल हो, उन्होंने ही आपस में मिलना है और कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाना है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये तो हर सूरत में निकलेंगे ना, जो भी कार्बोनेट ले रहे हैं, जो भी बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, या इधर एसिड जो है कोई भी ले रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट तो लाजमी होंगे, कॉमन होंगे सबके। चीजें क्लियर है? यस सर। ऐसा ना आपको समझ आ रही है? एहसन सलीम, बेटे क्वेश्चन तो नहीं पूछा, बोले तो सही क्लास में। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आपको समझ आ रही है? लगता है नेट का इशू है असल में। थर्ड रिएक्शन देखें, रिएक्शन है विद बेसिस। एसिड्स का बेसिस के साथ जो रिएक्शन होता है, ऑक्साइड्स हों या हाइड्रोक्साइड्स हों। आप बेसिस पहले देख चुके हैं ना कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी, कि ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स किसके हों? मेटल्स के ऑक्साइड, ये भी याद रखें, मेटल्स के ऑक्साइड्स हों या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हों, तो इनका रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो साल्ट और
वाटर प्रोड्यूस होता है। एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी याद रखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हालांकि मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन भी अगर किसी भी एसिड के साथ हो तो रिजल्ट के तौर पे साल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना एसिड एसिड रहता है और ना बेस जो है वो बेस रहती है, दोनों एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल सोल्यूशन हासिल होता है। हाँ जी सर जी अगेन एक्सप्लेन कर देंगे। मैंने बताया कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इधर सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, कोई भी हो, कोई ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल का, या फिर अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो, जब किसी एसिड के साथ उनका रिएक्शन होगा तो रिजल्ट के तौर पर साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, साल्ट और वाटर। इसमें भी साल्ट कैसे बनता है, मेटल का पॉजिटिव आयन जो होता है वो और एसिड का नेगेटिव रेडिकल, इनके आपस में मिलने से साल्ट बनता है। और उधर से आप देखें तो अगर हाइड्रोक्साइड है मेटल का तो उसका OH और एसिड का हाइड्रोजन ये आपस में मिलते हैं और वाटर बनता है। और अगर मेटल का ऑक्साइड था जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो उस ऑक्साइड की ऑक्सीजन और एसिड की हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉपर सल्फेट से मिला है तो कॉपर सल्फेट बना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिली है तो H2O बना है। रिएक्शन क्लियर है? यस सर। ओके, फोर्थ रिएक्शन है विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। एसिड्स सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये भी एरो शो कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस इसमें प्रोड्यूस होगी इन रिएक्शंस में वो रिलीज हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अब देखिए कैल्शियम सल्फाइड, देखिए अगर SO4 होता तो होना था सल्फेट, ये SO3 तो ये क्या है सल्फाइड, और अगर HSO3 है तो बाइसल्फाइड। अच्छा, कैल्शियम सल्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो ये देखिए कैल्शियम ने Cl के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। उसके बाद ये जो SO3 है इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिली और वाटर बन गया है, और बाकी SO2 जो रह गया था ये SO2 गैस बनी जो कि रिलीज हो गई। सिमिलरली सोडियम बाइसल्फाइड और HCl का रिएक्शन देखें, Na जो सोडियम है ये Cl के साथ मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और इसके साथ सल्फाइड की ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फाइड की SO3 की एक ऑक्सीजन, ये बाइसल्फाइड वाला ये हाइड्रोजन, उधर HCl की हाइड्रोजन, ये आपस में मिले हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इससे वाटर बन गया, और जो बाकी SO2 रह गया है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई है। रिएक्शन क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट चौथा रिएक्शन, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, जैसे मेटल का आयरन सल्फाइड शो किया है। सर जी, हाँ जी सर जी सल्फाइड और सल्फाइड में क्या फर्क है? बेटे, सल्फाइड जो है वो S2- होता है और जो सल्फाइड है वो SO3 होता है, रेडिकल का फर्क है। इसी तरह जो सल्फेट है वो SO4 होता है, तो ये डिफरेंट रेडिकल्स हैं तीनों। अच्छा, आप ये जो सल्फाइड है तो वजह से जरा FeS सल्फाइड का नाम क्या होगा, क्या मैं इसको फेरस सल्फाइड कहूं या फेरिक सल्फाइड कहूं? आज़िक बताएगा। सर ये फेरिक से सर पेरिस फेरस कौन फेरस कह रहा है। है? इजान फेरस कह रहा है। अबू सर बकर जिसकी कह रहा है। वैलेंसी 2 है वही वाला, जिसकी वैलेंसी 2 है वो वाला। पहले यहाँ कौन सी वैलेंसी? टू सर 2 सर 2 2 वैलेंसी है, जो नहीं लिखी गई तो 2 थी क्योंकि सल्फर की भी 2- थी तो Fe की 2+ है। तो 2 जो थोड़ी वैलेंसी होती है उसका आपको पता है कि उसका नाम OUS पे एंड करता है, तो ये फेरस है। और जो ग्रेटर वैलेंसी होती है वो IC फेरिक। पे एंड करता है, नाम फेरिक होता है। तो ये फेरस सल्फाइड है। इसका रिएक्शन से H2SO4 से हो रहा है जिससे फेरस सल्फेट बन रहा है और H2S गैस पैदा हो रही है। H2S गैस रिलीज हो जाएगी। ये गैस भी हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करेंगे,
और आपको मालूम है कि इस H2S गैस की स्मेल कैसी होती है? सर बहुत अच्छी। बहुत अच्छी होती है। किसी ने सूंघी है? सर नहीं, ये सूंघता रहता है। हाँ सर। ये अक्सर ने सूंघी हुई होगी। ये पता है कौन सी स्मेल होती है? कौन से सर? रॉटन एग स्मेल। रॉटन बहुत अच्छी है सर जी ये। रॉटन एग स्मेल के गंदा अंडा जो होता है उसकी जो बदबू आती है ये H2S की बिल्कुल वही स्मेल होती है। और लेबोरेटरी में हम इसको जब प्रिपेयर करेंगे तो आप एहतियात से सूंघना। सर ये जान को सुंघाना उसे बड़ी अच्छी लगती है। बरकात को यही बात ही अच्छी लगी है लगता है। अच्छा बरकात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट। यूजेस देखें एसिड्स के। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ये एग्जांपल के तौर पर दी गई हैं खादें जो हैं। इसके अलावा एक्सप्लोसिव्स एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होते हैं? सर बारूद वगैरह। बारूद वगैरह भी बिल्कुल होते हैं। इसी तरह जो बाकी ये कुछ हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, जैसे आप स्प्रे वगैरह देख लें, ये जो एयर फ्रेशनर हो गया, बड़े साइलेंट साइलेंट हो जाए जैसे से शोर है। सर हाँ जी। सर वो मैंने कहीं जाना है इमरजेंसी, तो सर आप मेरी जो है ना अटेंडेंस लगा दें, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। कौन? हसान? हाँ जी सर। ओके, हो गया अटेंडेंस आपकी। जी झूठ बोल रहे हैं। वो मैं पूछ लेता हूँ फोन करके क्लास के बाद। अच्छा, ये ज्यादा पता है। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल हो गए, पेंट्स हैं, डाइज हैं, ड्रग्स वगैरह, इनके बनाने में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स आल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, ये जो कार के बैटरीज होते हैं, यूपीएस की बैटरी होती है, ये लेड स्टोरेज अल्लाह ताला बैटरीज अलैह। होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं वो लेड का और लेड ऑक्साइड का होता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। इसका यूज है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल भी बनाए जाते हैं पेंट्स में, ड्रग्स में। और एचिंग डिजाइन्स बनाए जाते हैं कॉपर प्लेट्स के ऊपर। ये एचिंग डिजाइन्स कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए एक वैक्सी सा स्टेंशल होता है, उसको कॉपर प्लेट के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है नाइट्रिक एसिड को डाल देते हैं। तो जिन हिस्सों को हमने बचाना होता है उसके ऊपर वो स्टेंशल रखा होता है, और बाकी जिन जगहों पे एसिड पड़ेगा वो उन हिस्सों को डिजॉल्व कर देता है। उसके बाद उसको वॉश कर देते हैं, तो ये एचिंग डिजाइन जो है मेटल प्लेट के ऊपर बन जाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड एचिंग डिजाइन बनाने के लिए भी यूज होता है, कुनिंदाकारी जिसे कहा जाता है। ये एचिंग डिजाइन का पता चल गया कैसे बनता है? ठीक है, एसिड के जरिए आपने मेटल को डिसॉल्व करना है जिन जिन जगहों पे आप डिप्रेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी खुदाई एक तरह से करना चाहते हैं मेटल प्लेट के ऊपर, तो वहां पे आपने एसिड गिराना है। और कैसे गिराना है? पहले स्टेंशल रखना है, जिन जगहों को बचाना है उनके ऊपर स्टेंशल आ जाएगा, और बाकी जगह जो है वो डिसॉल्व होंगी एसिड डालने से, और वहां पे डिजाइन बन जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यूज होता है फॉर क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स को साफ करने के लिए। जंग वगैरह लगा होता है जैसे, तो जंग को साफ करने के लिए। टैनिंग, टैनिंग क्या होता है? चमड़ा साजी। तो यहाँ पे HCl का क्या यूज होता है? बड़ा याद रखें, टैनिंग के अंदर यानी चमड़ा साजे में HCl का जो यूज होता है, तो इससे पीएच कम हो जाती है, और पीएच कम होने की सूरत में बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो नहीं कर पाते, वरना बैक्टीरिया जो है वो उसको लेदर को खराब कर दें। और इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो है HCl का यूज होता है। फिर बेंजोइक एसिड है नेक्स्ट। ये यूज होता है फॉर फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज रखने के लिए। एस्टिक एसिड यूज होता है फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, खुराक के अंदर जो है वो डिफरेंट इनके जायका पैदा करने के लिए, और इसके अलावा खुराक को महफूज रखने के लिए। सर जी ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है? बेंजोइक एसिड जो है C6H5COOH। ओके सर। सही कितनी देर तक रख सकता है उसको? उसको कितनी देर तक प्रिजर्व कर सकता है? ये तो आप डिपेंड करेगा आपकी चीज़ कौन सी है, और उसके अलावा जो है एसिड की कंसंट्रेशन वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं
फिर कुछ सफाई वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका ये हो सकता है, जैसे आप देखते हैं ना कि ये अचार वगैरह नहीं बनाया जाता, उसमें सिरका डाला जाता है, बहुत सी चीज़ों में सिरका नहीं डालते। तो ये जी सिरका जो है, सिरका में एसिटिक एसिड ही होता है। अब वो सिरका से चीज को आप कुछ दिनों के लिए ही महफूज करके रखते हैं, तो इतने कोई ज्यादा मांस या जीएस के लिए तो करते ही नहीं ना। ठीक है, यही होता है कि जी उसे जिस वक्त बनाएगी खुराक आप सारी उस वक्त नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो बाद में वो कुछ दिनों तक जो है वो महफूज रहे, ताकि आप बाद में भी उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा एसिटिक एसिड का ये भी यूज बताया गया कि ये यूज होता है टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प्स। वास्प जो होती है, वास्प का पता है क्या होता है? बिड़े जैसे कहते हैं, बिड़ कहते हैं उर्दू में, ये उसको डेमो कहा जाता है। नहीं सर जी। ये जो यस सर, पता है सर। येलो से इंसेक्ट्स नहीं उड़ रहे होते, जो काटते हैं और बहुत दर्द होती है जैसे, बी सर्दी इनको बिड़ कहते हैं। तो इन इसका जो ढंग होता है ना, उस वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक होता है। तो ये एसिडिक मटेरियल यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड क्या होगा? सिरका यूज करेंगे आप। विनेगार जो है, विनेगार सिरका वो यूज करेंगे उसके इलाज के लिए। यानी यूजेज एसिड्स के कंप्लीट हुए। कोई प्रॉब्लम किसी का? सर कैसे यूज करेंगे जिधर बेटे वो ऊपर काट रहे लगाना है उसके आपने। ऊपर? हाँ बिल्कुल ऊपर लगाना है आपने, पीना नहीं है, ना ही इंजेक्ट करना है, आपने ऊपर लगाना है सर। नेचुरली अकरिंग ओके एसिड्स की एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स, जो तुर्श फल होते हैं, लेमन है, ऑरेंजेस वगैरह, उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सावर मिल्क में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंड्स जो है इनमें पाया जाता है, देखिए मक्खियों में और चींटियों के डंग में। ब्यूटारिक एसिड जो है ये रैंसिड बटर में। रैंसिड बटर क्या होता है? बैड स्मेलिंग बटर जो है, जिसमें स्मेल सी खराब हुआ। जो है, खराब जो मक्खन है। टार्टारिक एसिड जो है ये टैमरिंड यानी इमली में पाया जाता है। इसके अलावा ग्रेप्स में और एप्पल्स में होता है। मैलिक एसिड ये भी एप्पल्स में पाया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन में। स्टीरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल एसिड जो हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दिए गए। मिनरल एसिड याद रखें, इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज वो कंपाउंड्स हैं जो जमीन से हासिल होते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ये बाकी जो एसिड्स आप देख रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। ये ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली अकरिंग कहला रहे हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये मिनरल एसिड्स कौन से हैं? इनके लिए ऐसे कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं जो जमीन से मिलते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड्स। H2SO4 है, HCl है, नाइट्रिक एसिड वगैरह। इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज आ रही हैं बेसिस की। ये भी पहले आप पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इनका बिटर टेस्ट होता है एंड दे फील स्लिपरी। हाँ जी, दे फील स्लिपरी टू टच। और फॉर एग्जांपल देखें, सोप है, स्लिपरी टू टच है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। दे आर नॉन करोसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म जो NaOH या KOH की हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी कंसंट्रेटेड फॉर्म्स करोसिव भी होती हैं। इनके एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं। रिएक्शंस देखें, इनके रिएक्शंस काफी जो है वो मिलते जुलते होंगे एसिड्स की तरह। अब देखें, जैसे एसिड के साथ हमने बेस को वहां पे रिएक्शन में शो किया था, यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, इनका रिएक्शन एसिड्स के साथ शो कर रहे हैं। वही की बात है ना, KOH का रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है, तो ये देखिए पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यानी बेस का पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, ये आपस में मिलकर पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH और सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है? साल्ट और वाटर बन रहा है, और ये भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आपने एसिड्स में पढ़ा है, वहां भी यही न्यूट्रलाइजेशन थी एसिड बेस की, जहाँ भी हुई। इसके बाद रिएक्शन है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। अमोनियम सॉल्ट्स मतलब अमोनियम क्लोराइड बुक में नहीं दिया है। है, बुक में है नहीं है। आपकी बुक में है ये। अमोनियम सॉल्ट्स को देखें, नहीं लिखा हुआ। ऐड कर लें उसको। अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, ये अमोनियम के सॉल्ट्स आपको दिए गए। बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर अमोनियम क्लोराइड था, जैसे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम
और अमोनियम क्लोराइड का क्लोराइड रेडिकल आपस में मिले से सोडियम क्लोराइड बन गया है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और अमोनियम की हाइड्रोजन इनके आपस में मिलने से वाटर बना है। बाकी NH3 जो रह गया वो गैस बन गई है जो रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली सर ये अमोनियम रिएक्शन दोबारा समझा दें। देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम और अमोनियम क्लोराइड की क्लोरीन इनके आपस में मिलने से बना है सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये OH और अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम का ओनली अमोनियम रेडिकल का हाइड्रोजन ये आपस में मिले तो वाटर बन गया है H2O। इधर फिर बाकी रह गया था NH3, तो ये NH3 जो है ये अमोनिया गैस बन गई। सिमिलरली सर अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम और अमोनियम सल्फेट का सल्फेट रेडिकल ये आपस में मिले तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट बन गया है। इसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH, देखें ये 2 OH हैं और इसी तरह यहाँ अमोनियम जो है उसके 2 रेडिकल थे तो दोनों में से एक एक हाइड्रोजन ये इनके साथ मिले, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 OH आपस में मिले तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन गए हैं। बाकी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बच गए हैं जो कि ये अमोनिया गैस बन गई है। रिएक्शन क्लियर है ये? यस सर। थर्ड सर। रिएक्शन, हाँ जी सर ये जो CaSO4 है, हाँ तो ये तो Ca2 नहीं आना चाहिए। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की भी 2 है। ओके सर। इक्वल वैलेंसी होता है। हाँ जी यस सर, आ गई समझ। थर्ड देखें, प्रेसिपिटेशन है हाइड्रोक्साइड्स की कि हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई बनता है जो उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अल्कलीज प्रेसिपिटेट कर देती हैं इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को जब ऐड किया जाता है उनको सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स में अल्कलीज को जब डिसॉल्व किया जाए तो रिजल्ट क्या होता है? इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जो कि प्रेसिपिटेट है। फॉर एग्जांपल देखें, कॉपर सल्फेट के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला है तो इससे कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, ये ब्लू पीपीटी क्या प्रेसिपिटेट, और साथ सोडियम सल्फेट बना। तो भी देखें NaOH का सोडियम और कॉपर सल्फेट का सल्फेट मिला जैसे सोडियम सल्फेट बना है। बाकी कॉपर सल्फेट की कॉपर और NaOH का OH मिले हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है। ये कॉपर की 2 वैलेंसी है जो OH के नीचे आई है, OH पूरा एक ही रेडिकल है। इसी तरह जिंक क्लोराइड का NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक OH के साथ मिलकर जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, कलर से पहचान होगी। जिंक की वैलेंसी 2 इधर आई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले सोडियम क्लोराइड बन गया है। ये हाँ जी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ब्लू प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? कलर होगा ना इनका। ये जो इसके अंदर सॉल्ट बनेंगे, इनसॉल्युबल से सॉल्ट बनेंगे, एक तरह का रसूख सा होगा, अंदर जो है रसूख सा बन जाएगा। और उसका कलर क्या होगा? अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना तो ब्लू होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड है तो व्हाइट सा होगा, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। ये फेरिक क्लोराइड है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है। सोडियम फिर Cl से मिला तो सोडियम क्लोराइड, और जो फेरिक आयन था उसका OH के साथ रिएक्शन हुआ तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा। लेड नाइट्रेट का NaOH के साथ रिएक्शन है तो लेड के OH के साथ मिलने से लेड हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है, और नाइट्रेट का सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ तो सोडियम नाइट्रेट का साल्ट बना। कैल्शियम क्लोराइड NaOH के साथ मिल रहा है तो कैल्शियम OH के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और उधर सोडियम जो है क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड का साल्ट बना रहा है। अब ये फेरस साल्ट है, फेरस सल्फेट। पहले क्या था? फेरिक क्लोराइड, वो फेरिक साल्ट था, अब ये फेरस है। तो फेरस साल्ट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ तो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है। ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बना। डर्टी ग्रीन का मतलब क्या है? जिसमें शाइनिंग कम होगी, ठीक है, शाइनिंग ज्यादा होगी, लेस ब्राइट होगा, इतनी ब्राइटनेस नहीं होगी, इतना ग्रीन यानी ब्राइट ग्रीन नहीं होगा, डल सा ग्रीन होगा। और सोडियम जो है वो सल्फेट से मिला है तो सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्लियर है सबको? जी सर। यूजेस बेसिस के देख लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें साबुन जो है वो जाग पैदा नहीं करता बल्कि स्कर्ट से बन जाते हैं, फुटकियां से बन जाती हैं।
तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है। और यूज होता है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल, जिस सॉइल के अंदर एसिडिटी हो एसिड्स की वजह से, तो वहां भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके अलावा लेक्स में यूज होता है, लेक्स के अंदर एसिडिटी को खत्म करने के लिए, जो कि एसिड रेन की वजह से होती है। और एसिड रेन क्या होती है? ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हवा के अंदर जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ मिलकर एसिड्स बना देते हैं। तो एसिड कंटेन रेन वाटर कंटेनिंग दीज एसिड जो है वो क्या कहलाता है? एसिड रेन। अब उसकी वजह से जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है अल्कलाइन बैटरीज के अंदर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक है, मैदे के अंदर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स। बी स्टिंग्स, शहद की मक्खी का जो डंग होता है ये एसिडिक होता है। जैसा पहले वास्प का मैंने बताया था ना, वो बेसिक होता है। उसको ट्रीट करने के लिए हमने विनेगर यानी एसिटिक एसिड यूज किया था। तो बीस का जो स्टिंग है ये एसिडिक होता है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज बेस ने चुके करना है, तो इसलिए बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज हो रहा है। हाजिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज हो रहा है बीस के स्टिंग को ट्रीट करने के लिए? क्योंकि सर जी उसमें एसिड पाया जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाँ, बेस स्टिंग जो है वो एसिडिक होता है और एसिड को बेस ने न्यूट्रलाइज करना होता है, इसलिए हम बेस यूज करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये यूज होता है एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फोम वगैरह वो जो झाग से प्रोड्यूस की जाती है आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसमें फोमिंग एजेंट के तौर पे यानी फोम प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये यूज होता है टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर को ग्रीस वगैरह के चिकनाई के कुछ स्टेन्स वगैरह लगे हुए हों उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ये इनके जो है वो यूजेस थे। इसके अलावा एक दो बातें और हैं इस टॉपिक की। एक तो ये टेस्ट यूएसएफ के क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Which type of salts produce SO2 gas on reacting with acids? हाँ जी, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स। कि वे टाइप ऑफ सॉल्ट्स जो है वो SO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो सल्फाइड्स और सल्फाइड्स से आपने देखा है कि SO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। यूज है सल्फ्यूरिक एसिड के, ये हमने पीछे पढ़ लिए हैं। नेम गैस लिबरेटेड व्हेन एल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स, तो अमोनिया गैस पैदा होती है इससे। राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन द एक्वस कास्टिक सोडा रिएक्ट्स विद दीस सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। हाँ जी, कॉपर से ब्लू प्रेसिपिटेट था, जिंक से कौन सा था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। फेरिक सॉल्ट्स, फेरिक क्लोराइड था तो उससे कौन सा बना था प्रेसिपिटेट? ब्राउन बना था। ठीक है, फेरिक से ब्राउन, फेरस से डर्टी ग्रीन होता है, लेस शाइनिंग वाला। नेम एन अल्कली यूज इन अल्कलाइन बैटरीज, अभी आपने देखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, तो ये आप याद कर लेंगे, बाद में टेस्टों में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, स्टोमिक एसिडिटी के बारे में थोड़ी सी बात है। बट देखिए, स्टोमिक सेक्रेट करता है कुछ केमिकल्स को जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये केमिकल्स मेनली जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अंदर कुछ और साल्ट्स वगैरह होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली क्रोसिव है वैसे तो, लेकिन स्टोमिक प्रोटेक्ट कैसे होता है इसके इफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो म्यूसिन की लेयर होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन है। म्यूसिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो उसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा वो जो सेल्स हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और वो म्यूकस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन एसिड का क्या है? ये ब्रेक डाउन करता है केमिकल बॉन्ड्स फूड के, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में फैसिलिटेट करेगा। इस तरह से बिग मॉलिक्यूल फूड के जो है दे आर कन्वर्टेड टू स्मॉल मॉलिक्यूल। देखिए, पेप्सन को, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके ये पेप्सन बना देता है जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। इट आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कुछ खुराक के अंदर हो तो वो भी ऐसे खत्म हो जाते हैं। हाउएवर बताया कि समटाइम्स ये होता है कि एसिडिटी ज्यादा भी हो जाती है। जब ज्यादा मिकदार में एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में क्या होता है? हाइपर एसिडिटी जिसको कहा, तेजाबियत जिसको कहा। कि सिम्टम्स इस डिजीज की क्या होती हैं? फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट। हाँ जी सर, ये ज्वाइन करेंगे?
हाँ कर लेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे इसके बाद, बस यही 1-2 स्लाइड्स ही हैं, यही टॉपिक लास्ट ही है। अच्छा, ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, जलन प्रोड्यूस होना थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो है ये जलन सी होगी। और ये फीलिंग जो है समटाइम दे एक्सटेंड टुवर्ड्स द चेस्ट, ये सीने की तरफ जो एक्सटेंड करेंगी, जिसको कि हार्ट बर्निंग कहा जाता है, सीने की जलन कहा जाता है जिसे। तो बेस्ट प्रिवेंशन हाइपर एसिडिटी से कैसे होती है? अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड्स। पहला पॉइंट आपको बताया गया हाइपर एसिडिटी से बचने के लिए कि आपने क्या करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स वगैरह जो है यानी फैट्स, इनके यूज से अवॉइड करना है, ठीक है, फैट्स के यूज से अवॉइड करना है, फैट्स ज्यादा यूज नहीं करनी, ज्यादा स्पाइसी खुराक इस्तेमाल नहीं करनी। सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग, remaining in an upright position after for about 45 minutes after taking meal, कि खाना खाने के बाद तकरीबन जो है वो 45 मिनट्स तक आप यानी कि सीधे बैठें, खड़े रहें, चलते फिरते रहें, ये बेटर होगा, फैसिलिटेट करेगा आपके डाइजेशन को, और ये हाइपर एसिडिटी की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट है कीपिंग द हेड एलिवेटेड व्हाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे हैं तो ये सरहाना वगैरह जैसे आप रखते हैं तो सूरत में क्या है, सर थोड़ा सा ऊंचा होकर रहता है कि जो आपने खुराक खाई है उसका जो उसकी मूवमेंट है वो डाउनवर्ड फैसिलिटेट होती है उससे। ये 3 आपको तरीके बताए गए प्रिवेंशन फ्रॉम एसिडिटी के। ये प्रोसेस ऑफ एचिंग डिजाइन है इन आर्ट एंड इंडस्ट्री, ये मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ, इसको दोबारा सुन लें कि प्रोसेस ऑफ एचिंग ऑन ग्लास जो है इट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग अ वैक्स स्टेंसिल, ठीक है, वैक्स स्टेंसिल यूज होता है। स्टेंसिल को हम रखते हैं उस ग्लास के उस एरिया के ऊपर या मिरर के ऊपर जिसको हमने सेव करना होता है एसिड से, कि जिसके ऊपर हम एसिड का इफेक्ट जो है वो नहीं चाहते कि हो। ग्लास या मिरर जो होता है उसको हम डिप करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, बेशक आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके ऊपर डाल दें जहाँ स्टेंसिल जो है वो रखा हुआ है, तो इसे डिसॉल्व कर देगा एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द ग्लास को थ्रू एचिंग इट, दस एचिंग इट। एचिंग है उसके ऊपर क्या होगा, डिप्रेशन से प्रोड्यूस हो जाएंगे, खुदाई सी हो जाएगी, क्योंकि वहां से एसिड ने मिरर को डिसॉल्व कर देना है या ग्लास को। So this process has been very dangerous because the acid would damage the skin and tissue of the artist's body. वो जो एचिंग डिजाइनिंग करने वाला बंदा है उसके जिस्म पे अगर पड़ेगा एसिड तो उसको डैमेज करेगा, डेंजरस है, नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एहतियात से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। Although it is dangerous to deal with acid, yet etching done with acid जो है it is very attractive as compared to using other chemicals. कि बाकी केमिकल्स के साथ जो एचिंग की जाती है उस डिजाइन की निस्बत जो इसका एसिड का जो एचिंग डिजाइन है ये ज्यादा बेटर होता है। हाँ जी, क्लियर हैं चीजें सारी? यस सर। ओके बेटे, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, वो जो है लीविस कंसेप्ट है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मैं समझ नहीं पाया था कि इंटरनेट इशू आ रहा था बीच में। लीवस सर जी वो कंसेप्ट, समझ आ रही थी, बस वो एडेक्स का बता दें वो क्या होता है। ओके मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बता देता हूँ। देखें लीवस एसिड के अंदर आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो बेस होता है। और एडक्ट कैसे बनता है, देखिए ये लीवस एसिड बेस कंसेप्ट है और ये एडक्ट बन रहा है। एडक्ट बनता है बाय डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें एक स्पीशी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोन पेयर मौजूद हो और दूसरी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी हो, तब एडक्ट बन सकता है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल अमोनिया है, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त? 8 हो चुके हैं ना, ठीक है, 5 थे और 3 की शेयरिंग हो गई है तो 8 हो गए हैं।
इनमें से ये जो 3 पेयर्स है ना 1 2 और 3 ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जबकि ये वाला जो पेयर है ये अनशेयर्ड पेयर है। तो अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन इसको शेयर कर सकती है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जबकि इधर BF3 के अंदर देखें, जो BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरॉन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने फ्लोरीन के एटमों 3 एटमों के साथ एक एक शेयर किया, तो 3 और आगे 6 हो गए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे बिहेव करेगा। तो जैसे ही इसका रिएक्शन अमोनिया से होगा तो अमोनिया का ये लोन पेयर देखें शेयर हो रहा है बोरॉन के साथ, और इसको एरो के साथ इंडिकेट किया जाता है, जो कि जिसकी टेल डोनर की तरफ होती है और उसका हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और ये एडक्ट कहलाता है। हाँ जी, लिमिटेशन से सब बता दें। न्यूट्रलाइजेशन सिंपली देखें, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेशन में डोनेट करना, एक्सेप्ट मींस एक्सेप्ट करना। तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया डोनेट कर रहा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन एन एडक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यानी अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन से फिर यही कुछ आप बताएंगे, डोनेशन and acceptance of electron pair in an adduct। कोई और क्वेश्चन? नो सर। इसकी लिमिटेशंस बता दीजिए एक दफा। इसकी लीवर्स कॉन्सेप्ट की? यस सर। लीवर्स कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस ऐसा लीवर्स कॉन्सेप्ट में तो नहीं बताएगी थी आपको, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो यही है कि देखें इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हमने बेस कहना है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत नहीं होगी, ठीक है, उसको हम बेस नहीं कह सकेंगे। इस तरह जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है उसको हम एसिड नहीं कह सकेंगे। तो यही है इसकी इसके जो है वो लिमिटेशंस में आप कह सकते हैं। हाँ जी, सही के ऊपर लिखा हुआ है ऑल कांस्टेंट बेसिस आर आल्सो लीवर्स बेसिस बट ऑल कांस्टेंट एसिड आर नॉट लीवर्स बेसिस। सही ये समझा था। अच्छा देखिए, ऑल ब्रांचेड बेसिस का कहा कि दे आर आल्सो लीवर्स बेसिस। पहले आपने देखना है कि ब्रांचेड बेस कौन सी होती है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो ब्रांचेड बेस है। अब लीवर्स बेस कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकती है? जो प्रोटॉन है H+ आयन है ना, तो H+ आयन लोन पेयर के साथ लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब अमोनिया लीवर्स बेस है, ठीक है, अमोनिया जो है वो लीवर्स बेस है। यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, यही वाला देखें, ये अमोनिया है, ये लीवर्स बेस है। लीवर्स बेस क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करिए तो लेने वाला यहाँ पे कौन है? H+ आयन जो कि प्रोटॉन है। तो इस रिएक्शन में गोया कि अमोनिया H+ आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये अमोनिया ब्रांचेड बेस भी हुआ और लीवर्स बेस भी हुआ। आपने ब्रांचेड बेसिस जो हैं, ब्रांचेड बेसिस में देखा है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उन्हीं को कहते हैं ना प्रोटॉन एक्सेप्टर। यस सर। जो ब्रांचेड बेसिस हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, और लीवर्स बेसिस के अंदर क्या होता है? लोन पेयर मौजूद होता है और वो जो प्रोटॉन आने वाला है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ। तो लीवर्स बेसिस हालांकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लेकिन इनमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जितनी ब्रांचेड बेसिस हैं वो सारी लीवर्स बेसिस भी हैं। ये जो आपको यहाँ पे बताया गया कि ऑल ब्रांचेड बेसिस आर आल्सो लीवर्स बेसिस। ब्रांचेड बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं और जो लीवर्स बेसिस हैं
उनके अंदर भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, उनमें लोन पेयर होने की वजह से, क्योंकि वो लोन पेयर उसको डोनेट करती हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती हैं। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि ऑल ब्रांचेड बेसिस आर आल्सो लीवस बेसिस। Yes, sir. Yes, sir. अब आप दूसरी देखें, ऑल ब्रांचेड एसिड्स आर नॉट लीवस एसिड्स। अब ब्रांचेड एसिड कौन सा होता है? जो प्रोटॉन सर डोनेट करे। डोनेट करे, जो प्रोटॉन डोनर है वो ब्रांचेड एसिड होता है। क्या लीवस एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है? हर लीवस एसिड? नो सर। नो सर। वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अगर उसमें प्रोटॉन हो ही ना तो वो प्रोटॉन Accepted. डोनेट कहां से करेगा? लीवस एसिड जो है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो। अब उसमें प्रोटॉन अगर है ही नहीं तो वो डोनेट कहां से करेगा? इस वजह से जो ब्रांचेड एसिड्स हैं उनमें तो प्रोटॉन देने की सलाहियत होती है, जबकि लीवस एसिड्स जो हैं, अभी आप देखें यहाँ पे जो लीवस एसिड्स आपने देखे हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी, अब ये लीवस एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने लीवस एसिड जैसे। Okay, sir. तो इनमें देखें, इनमें तो प्रोटॉन है ही नहीं सिवाय H+ आयन के। ये याद रखें, ये H+ आयन एक ऐसा लीवस एसिड है, ठीक है, लीवस एसिड है H+ आयन जो कि ब्रांचेड एसिड भी है। इसके अलावा जो बाकी लीवस एसिड्स हैं उनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत ही नहीं है, उनमें है ही नहीं प्रोटॉन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल ब्रांचेड एसिड्स आर नॉट लीवस एसिड्स। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Sir, और leave को कर दिया class. जी लीव कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मीटिंग को मैं वैसे एंड कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में अब ये पिछले क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलबत्ता यूजफुल हैं बाकी बच्चों के लिए भी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। No, sir. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. एंड कर दो रिकॉर्डिंग। Yes, sir. No, Okay. sir.